अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ से मैं हूं हाफिज़ असदुर्रहमान। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के अंदर जेनज़ी ने सर उठाया। उसके बाद उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज से पहले नामुमकिन दिखाई दे रहा था, क्योंकि भारत के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, लेकिन जेनज़ी सड़कों पर निकलती है, अपने मुतालबात पेश करती है और अपने मुतालबात मनवा के फिर घर जाती है। नज़र हम इस पर हम बात करते हैं और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह प्रोफेसर वसीम राजा साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर भारत के अंदर जेनज़ी सर उठाती है, मुतालबात पेश करती है, इस्तीफ़ा लेके घर जाती है। ये तो छोटी सी मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके आपके सामने अर्ज़ किया है। सर बताइएगा कि ये जेनज़ी जो हैं ये कैसे आए हैं बाहर, इनके मुतालबात क्या थे और इन्होंने इस्तीफ़ा किसका लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जिस तरह नौजवानों ने, स्टूडेंट्स ने इंडिया के अंदर 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत को चैलेंज किया है, इस तरह अभी तक उनको कोई चैलेंज नहीं कर सका। आपके सामने किसानों ने तहरीक चलाई, अपने मुतालबात पेश किए, वेमेन रेसलर्स ने, खिलाड़ियों ने अपने मुतालबात पेश किए, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आता था कि जी हम में इस्तीफ़े का रवाज नहीं है, हम झुकते नहीं हैं, किसी प्रेशर के सामने हम नहीं झुकते। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अपने ऑडियंस को बताना कि किस तरह मई 2026 में 2 माह पहले कि इंडिया के चीफ जस्टिस कैजुअली एक रिमार्क पेश करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, ये जो बेरोज़गार लोग हैं, इनके पास काम कोई होता नहीं है करने को, तो करते क्या है ये जी, सिस्टम पे हमलावर हो जाते हैं। जिस तरह आपके पाकिस्तान में भी आपकी जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं उनको टेररिस्ट करार दे दिया जाता है। तो इंडियन चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये पास करने की देर थी, तो जो अभिजीत दीपके हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, इंडिया में छोटा सा मैसेज करते हैं, अपने ट्वीट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जिन बेरोज़गार लोगों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पैरासाइट्स करार दिया है, काकरोच करार दिया है, कीड़े मकोड़े बोला है, क्या हो अगर ये काकरोच इकट्ठे हो जाएं, तो होता क्या है, इससे जाहिर होता है आपकी सोशल मीडिया की पावर, डिजिटल मीडिया की पावर। विद इन आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर 5000 जो लोग हैं गूगल का फॉर्म फिल करते हैं, और उसके आने वाले दिनों में 2-3 हफ्तों में 20 से 22 मिलियन लोग उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में उसमें इजाफा हो जाता है। आप देखें इसमें कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दहाइयों पुरानी पार्टी है, एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, उसके 9 मिलियन जो है फॉलोअर्स थे। तो काकरोच पार्टी 22 मिलियन पे चली जाती है, और इसमें साथ जब एक एजुकेशनिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं, सोनम वांगचुक, वो इसमें आ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। 26 दिन की भूख हड़ताल पे वो बैठ जाते हैं। जब उनकी भूख हड़ताल 20 दिन के उसमें से गुजरते हैं तो उसको फोर्सिबली हॉस्पिटल लेके उनको खिलाने की कोशिश की जाती है। अब ये जब सीन इंडिया की इंटेलिजेंसिया, जो सिविल सोसाइटी के लोग देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि जो यूथ है इसने जो इनिशिएटिव लिया है, इट इज़ वंस फॉर ऑल, ये हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हमें सर उठाने का दोबारा मौका मोदी साहब नहीं देंगे, अभी जो करना है हम कर लें। सर इसमें ये भी बात कही जा रही थी ना कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे जेनज़ी, ये भी एक तासुर पेश किया जा रहा था, ये जितने भी सोशल मीडिया के हैं ये बस सोशल मीडिया पर ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे वो बाहर निकले हैं, उन्हें अपने मुतालबात किए हैं, तो सर इससे क्या तासुर मिलता है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो जितनी भी ऑटोक्रेट्स, डिक्टेटरशिप्स और जो जाबर हुक्मरान है उनको ये मैसेज गया है कि जो पहले समझते थे कि ये जितना भी सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं ये ग्राउंड पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते, ये सारा एक टाइम गुजारने के लिए, सोशलाइजिंग करने के लिए जो है बेरोज़गार लोग नहीं हैं। अगर ये इकट्ठे हो जाएं, चैलेंज करें, तो बड़े से बड़े सिस्टम को ये अब सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं। तो ये भी एक, और सबसे बढ़कर इंडिया में जहाँ आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा जो हुकूमत कर रहे हैं, और जिस वज़ीर तालीम को जिस बुनियाद पर ये इस्तीफ़ा देना पड़ा, ये छोटी बात नहीं है। एक आम, अब पूरी दुनिया का मीडिया उठा लें, उसकी ये आज टॉप स्टोरी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो धर्मेंद्र जो प्रधान थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे 5 साल से, 2021 से, इससे पहले ये स्किल्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, ये जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, इनके वालिद साहब भी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। तो ये एक डायनेस्टिक सिस्टम की एक जो है ना शाख थी, जिसको यूथ नफरत से देखते थे, जो नौजवानों को गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस समझते थे। सोशल मीडिया पे आके अगर उनको तनकीद की जाती थी
तो वो समझते थे कि इनका हक नहीं है। लेकिन जेन जी ने, इंडिया के यूथ ने, स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि भाई मोदी साहब झुक सकते हैं, कोई भी डिक्टेटर झुक सकता है, कोई भी जाबर हुक्मरान झुक सकता है अगर झुकाने वाला हो, झुकाने वाला हो। सर इसी तरीके से मैं एक चीज़ और ऐड इसमें करता जाऊँ कि ये जो जेनजी जब बाहर निकली है, हमने क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी हैं कि इंडिया का जो मीडिया है ना, वो ये समझा जाता है कि वो गद्दी मीडिया उसको बोलते हैं कि वो उसने हमेशा मोदी के हक में ही बात करनी है जैसा भी। लेकिन इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, हमने लड़कों को देखा है, उन्होंने भाई मोबाइल लिया, पकड़ा है, देखा है, जहाँ पर भी मीडिया के लोग होते थे उन चीज़ों को, उस प्रोपेगेंडा को उन्होंने बेनकाब भी किया अपनी वीडियोस में। और ये भी मैं भी ये समझता हूँ कि ये जो उनकी जेनजी है भारत की, उनका ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। सर इसके साथ हम थोड़ा सा आते हैं, अगर इसमें मैं एक ऐड कर दूं कि सबसे बढ़कर देखें, एजुकेशन से रिलेटेड लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वो बाहर इतने जो जोरों शोर से क्यों निकले? जिस तरह MD कैट हमारे मेडिकल एंड डेंटल एग्जामिनेशन है, तो वहाँ एक नीट है, नेशनल जो है एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जो पेपर लीक हो जाता है, और उस पेपर लीक होने के बाद 21 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो खुदकुशियां कर लेते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई टाइम लगाकर प्रिपेयर किया था। तो वो एक काज के लिए निकले थे। लेकिन मीडिया, जो नरेंद्र मोदी ने भी, गवर्नमेंट ने भी, उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि इनके पीछे बैरूनी हाथ है। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो अपने, सिर्फ उनकी डिमांड ये थी एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करे, जिन्होंने खुदकुशियां की हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया जो है वो घर वालों को, फैमिलीज को उनके दिया जाए। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उनके खिलाफ जो पुलिस केसेस हैं वो विड्रॉ किए जाएं। पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि जब ये लेबल लगाया जाता है कि जी बैरूनी हैंड या इंडियन हैंड इसमें इन्वॉल्व है, तो ये भी चीज़ सामने आती है कि गवर्नमेंट जब थ्रेटेंड फील करती है तो अपने आप को बचाने के लिए बैरूनी हाथ का वो जो है सर भारत के अंदर जिस तरह जेनजी ने ये प्रोटेस्ट किया है, पाकिस्तान के भी अंदर भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, देखें तो बहुत ही ज़्यादा हुए। सर उनके प्रोटेस्ट और पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखिए जी, आप एक बड़ा जाहिर एक नेचुरल फील आती है कि यार अगर नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अब इंडिया में जो यूथ है, जेन जी है, वो इतनी एक्टिव है और अपनी जो उनके अंदर इतना शौर है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर शायद स्टूडेंट्स में इतना शौर नहीं है? मैं ये नहीं मानता। पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स निकलते हैं, लोग निकलते हैं। फ़र्क क्या है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में, ऑटोक्रेसी में, जो जाबर सिस्टम में फ़र्क ये है कि वहाँ भी फाशिस्ट बंदा बैठा है, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदा है। जब उसने देखा कि वाटर कैनन्स काम नहीं कर रही, लाठियाँ बरसा के देख लिया, आंसू गैस का इस्तेमाल कर लिया, अब उन्हें पता था कि वी हैव टू गो न्यूक्लियर, अब हमारे पास आखिरी रिजॉर्ट क्या है, गोली चलाना। वो उन्होंने नहीं चलाई। इससे जाहिर क्या होता है? जाहिर ये होता है जमहूरियत जितनी भी लूली लंगड़ी हो वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपना मारेगा तो मारेगा भी तो छावे सुटेगा। उनका अपना नुमाइंदा है, उसको उन्होंने वोट दिए थे, उसने गोली नहीं चलाई। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि आप गोली भी चला देते हैं, आप सर भी खोल देते हैं, आपके आगे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जमहूरियत का और डिक्टेटरशिप का यही फ़र्क है। ये फ़र्क है। ये ठीक हो गया सर। इसके साथ ही बिल्कुल हम जो है इलेक्शन की तरफ आते हैं। कश्मीर के जो इलेक्शन है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हम उसको एक साइड पे रखते हुए जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है सर, उसको आप कैसे देख रही हैं? क्या लग रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं? जी, मुझे जो डिफरेंट मुतज़ाद खबरें मैं तो मीडिया में देख रहा हूँ, तो मैं एज ऑलवेज आपसे बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी रिसेंटली जो अभी डस्का में, रहमताबाद में शायद आपने कवर किया पावर शो, मैं देख रहा था आपकी वीडियो। आप माशाल्लाह बड़ा इसको जो यू आर ए कीन ऑब्जर्वर और इंटरेस्ट से आप कवर कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बल्कि हमसे शेयर करें ऑडियंस से कि क्या आप चीज़ें, किस तरह आवाम में क्या जोश जज्बा है? सर पहले तो ये जो इलेक्शन है इसको ये था कि 27 जुलाई को पूरे कश्मीर में होना था, लेकिन अब क्योंकि कश्मीर के अंदर जिस तरह के हालात हैं उस वजह से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक कुछ एरिया जहाँ पर 27 को इलेक्शन होगा, ये जो मुहाजिर की सीटें हैं इनके ऊपर 2 अगस्त को इलेक्शन होगा, और एक जगह कश्मीर के एक हिस्से में 10 अगस्त को इलेक्शन होगा। मतलब ये जो इलेक्शन पहले एक ही दिन होना था, अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। और इसके अलावा अगर क्योंकि हम ज़्यादातर ये जो LA 36 जम्मू 3 को मैं कवर कर रहा हूँ,
और यहाँ पर देखने इसकी वजह यह है कि यहाँ पर बड़ा एक कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली जिस तरीके से रहमताबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रोटेस्ट किया है, उस प्रोटेस्ट में हम एक जलसा किया है, पावर शो उन्होंने जिस तरीके का किया है, तो वहाँ पर लोगों का जमे गफीर था। उनके मेहमान खुसूसी जो थे वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब आए थे। उसके अलावा भी अगर देखें तो लोग कसीर तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। वो वीडियो सारी हमारे पेजेस पर मौजूद है, हमने वो वहाँ पर कवर करके लोगों के जो ख्यालात हैं वो भी हमने कवर करने के बाद वहाँ पर अपलोड किए हैं। और उनमें ये देखा जा सकता है कि लोग किस तरह एक नए चेहरे को, एक नए फेस को किस तरीके से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सर, मैं अगर आप जलसे में जो जोश जज्बा और जिस तरह की जो नंबर में लोग आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? लोग क्यों जो है इस दफ़ा पंजाब के अंदर जो है उसके कैंडिडेट को इतने जो है क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादातर अगर देखें ना एमएलए का जो इलेक्शन होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन में किसी गांव में 50 वोट हैं, किसी में 100 हैं, किसी में इस तरह का जलसा ज्यादातर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये इस तरह के जो जलसे होते हैं ना, वो ज़्यादातर एमपीए और एमएनएस के जो इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में उन इलेक्शंस में इस तरह के देखे जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पे चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर का ये बहुत बड़ा एक उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और उनकी बहुत बड़ी कामयाबी, उन्होंने इतना बड़ा जलसा यहाँ पर किया है। और सर इसकी वजह एक ये भी है कि क्योंकि लोग एक नया चेहरा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, साबिक सेक्रेटरी भी है और लोगों के मसाइल की बात कर रहा है। सर दूसरी तरफ जो है वो भी लोग हैं, वो भी कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह कंपेन करते हैं वो कर रहे हैं। इसको इतनी लोग सराह इसलिए रहे हैं, इतना अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये लोगों के मसाइल की बात कर रहा है। जो मुहाजिरीन है, जो जम्मू से यहाँ पर आए थे, जिनको आज तक, अगर सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई यहाँ पर जो मुहाजिरीन है, अगर इनका कोई भी इशू हो जाता है तो इन्हें मुजफ्फराबाद जाने के लिए तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं। वहाँ पर जाके अपना कोई मसला सुनाएंगे अगर जाएंगे। इनका दरमियान में कोई इस तरह की इन्होंने कोई चीज़ ही नहीं अभी तक बनाई कि भाई ये वहाँ अपना रब्ता कर सके, अपने मसाइल जो हैं। तो सर इसके अलावा ये ज़्यादातर ये होता था कि यहाँ पर मुहाजिरीन के वोट लिए जाते थे, उसके बाद इनको नहीं पूछा जाता था, अगले इलेक्शन में जाके फिर दोबारा वोट मांगने के लिए कैंडिडेट आ जाते थे। और इनके जो बेसिक ये जो हैं बेसिक मसाइल थे उनको ये हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके मसाइल उनको बता रहे हैं और उनके मसाइल सुनने के बाद उसका हल पेश कर रहे हैं। और इस वजह से इनको ना ज़्यादा लोग जो हैं वो पसंद भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से फिर मैं वही कहूँगा, रिसेंटली उन्होंने जिस तरह जलसा किया है और ये बहुत उनकी बड़ी कामयाबी है। और इस जलसे के बाद ये लग रहा है कि भाई ये जो चौधरी एहसन इस्माइल है ना, ये यहाँ से सीट ये लेके जाएगा। अगर इसके अलावा हम बात करें ओवरऑल ये जो मुहाजिरीन की जो सीटें हैं LA-35 है, इसमें देखें तो अभी बात पीटीआई के इलेक्शन से आउट होने के बाद, क्योंकि पंजाब के अंदर फिर दूसरा जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो नून लीग का ही है पीटीआई के बाद, तो क्योंकि इनका मुकाबला था। लेकिन अब दूसरे जो LA-35 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी इस्माइल गुज्जर साहब है ना, वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो दूसरे हलके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से है। लेकिन पूरे ये जो 12 सीटें हैं इनमें से LA-36 में हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मुकाबला होगा और 2 अगस्त को हमें लगता है कि यहाँ पर कोई जो है सरप्राइज आ जाएगा। तो ये जो MLA के इलेक्शन है, ये तो ऐसे एक फील आती है कि गुज्जर मुकाबला गुज्जर है तो इसमें जो है सारे गुज्जर आप डिवाइड नहीं कर रहे सारे? सर असल में सीन ये है ना, मुहाजिरीन है तो मुहाजिरीन में ज़्यादातर गुज्जर है। ये नहीं है कि जैसे गुज्जर बरादरी है, दूसरी बरादरी भी है, दूसरी जो हैं कास्ट के लोग भी हैं वो भी वोट कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जो वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर आए। आप सियालकोट में अगर ज़्यादातर देखें, इस डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आपको पूरे का पूरा गांव गुज्जर कुल्ला मिलेगा, गुज्जरान दा डेरा इस तरह का मिलेगा। उसकी वजह क्या है, ज़्यादातर जब ये हिजरत करके वहाँ से आए थे इनको यहाँ पर ज़मीन अलाट हुई है और अपने वो जितने भी ख़ानदान था सारे का सारा एक जगह बैठ गया और उसी जगह से उसी वजह से ये इनको नाम मिल गया। और ये सारे के सारे जो है ना ज़्यादातर इसमें गुज्जर है। वैसे दूसरी बरादरी जो है, एक दूसरा जो पॉइंट हमने पिछले अपने जो डिस्कशन में देखा था कि जो रियासती मशीनरी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इवन अभी आप बता रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं अभी। अभी तो इस वीक इसमें जो इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है? सर इसमें इलेक्शन कमीशन की बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अभी जो इतलात मिल रही है ना कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी सियालकोट का दौरा करेंगे, 1-2 दिन में हो सकता है आ जाएं और वहाँ पर। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं
वफाकी वज़ीर हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। रमज़ान सुबानी साहब हैं वो भी जो हैं कंपेन कर रहे हैं। तारक सुबानी साहब हैं, इसके अलावा जो मंशाउल्लाह हैं और दीगर जो हैं जिनके नाम मैं नहीं ले रहा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इसमें आके। और इसके अलावा जो चौधरी एहसन इस्माइल है उन्होंने ये भी ब्लेम किया था, उन्होंने प्रेस टॉक है उनकी 2 दिन पहले की, उन्होंने उसमें ये कहा कि भाई ये जो मौजूदा जो हुक्मरान है ना, इन्होंने जो फेक लिस्टें बनाई हुई हैं वोटर्स की, और वो अपनी प्रेस टॉक में उन्होंने वो सबूत भी पेश किए हैं कि ये फेक लिस्टें हैं, जिससे खदशा ये है कि इन्होंने धांधली का पूरा इंतजाम किया हुआ है और ये जो है फॉर्म जो 47 है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जो गवर्नर साहब है उन्होंने भी जलसे में आकर ये कहा था आप लोग अपने जलसे की तैयारी करो, जब तक हम हैं इधर हम आपको फॉर्म 47 वाली गेम नहीं होने देंगे इधर। और इस तरह बाकी 2 अगस्त को ही पता चलेगा कि मेन फैसला क्या होता है। और अभी देखते हैं आने वाले दिनों में कश्मीर में किसकी हुकूमत बनती है। वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है कश्मीर में खड़े होकर ये भी कह रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं कश्मीर का वज़ीर आज़म तो बन उस जाऊं। पे वो आपने देखा होगा समीना पाशा ने जो रिस्पांस किया, हाँ। क्या मियां साहब तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुझे वज़ीर आज़म बना दें, तो शहबाज शरीफ शायद ये कहेंगे कि पूछ के बताऊंगा। तो देखें पूछ के क्या बताते हैं। तो सारा अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर बन भी जाना है इन्होंने। वो तो कहते हैं बाद में वो लाइटर मोड पे कह रहे थे कि वो सीरियस नहीं है। तो सर मरियम नवाज वज़ीर साहब आज़म तो वो सिर्फ पाकिस्तान का सर नहीं सर वो खुद को मरियम नवाज साहबा उधर कश्मीर में जलसे में कह रही है भाई मैं भी कश्मीरी हूँ, मेरा बाप भी कश्मीरी, मेरी माँ हाँ भी जी। कश्मीरी, दादा दादी नाना नानी वो सारे अपनी कश्मीरी हैं। जो कश्मीरी रूट्स को आजकल बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। वो बार बार तो सर बन भी सकते हैं फिर अगर बनने पे आए तो वो क्या नहीं हो जी सकता। सारा कुछ उनके पास है, अख्तियारात उनके पास है। लेकिन सर ये लग रहा है कि अब पीपल्स पार्टी की जैसे गिलगित में बनी है ना हुकूमत, और कश्मीर में भी उन्हीं का बनने का कुछ तासुरात नजर आ रहे हैं। बाकी मजीद इस इलेक्शन के बाद जी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये तो नाज़रीन हमें ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। अपने मेज़बान असद रहमान को सर वसीम राजा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।